आज के अनकट हफ्ते में सबसे पहले बात उत्तराखंड के दो सो कॉल्ड बदतमीज विधायकों और उनके कारनामों की। निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के कारण की बात इस पर भी होगी कि आखिर कैसे बम्पर जीत के बाद भी कुछ मंत्रियों और विधायकों को संकट में डाल दिया है इस चुनाव ने और कैसे खाली कर दी हैं वो ग्रामीण पॉकेट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर वोटर्स में गिने जाते रहे हैं। ऋषिकेश और श्रीनगर चुनाव में हुई जबरदस्त फाइट और उससे निकलते संदेश पर भी चर्चा करेंगे। संपूर्ण नगर निकाय के नतीजों पर भी नजर डालेंगे जिससे आप अभी तक अनजान हैं, और अंत में बॉबी पवार और उनकी टीम के उस काम की भी होगी बात जिस पर शायद किसी का ध्यान गया नहीं। और आखिर में उत्तरकाशी में हुई भीषण अग्निकांड, यूसीसी और राष्ट्रीय खेलों पर भी होगी बात। इसलिए पूरी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही अंत तक बने रहिए। आज सबसे पहले बात उत्तराखंड के दो बदतमीज विधायकों के कारनामों से शुरू करते हैं। बदतमीज इसलिए क्योंकि जिस तरह से आपसी रंजिश में दोनों विधायकों ने जो हदें पार की हैं, उसके बाद इनको सज्जन तो नहीं कहा जा सकता। दरअसल हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दोनों की आपसी रंजिश कई मौकों पर सामने आती रही है, लेकिन इस बार दोनों विधायकों ने हदें पार कर दी। मामला तब बढ़ा जब पूर्व विधायक चैंपियन ने सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां लिख उमेश कुमार को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद उमेश कुमार रात के समय अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के आवास लंढोरा पहुंच गए और चैंपियन को भला बुरा कहते रहे, लेकिन शायद उस समय चैंपियन आवास पर थे नहीं, इसलिए मामला शांत हो गया। पर जैसे ही चैंपियन को यह खबर मिलती है, चैंपियन अगले दिन अपने समर्थकों के साथ उमेश कुमार के कैंप कार्यालय में धमक पड़ते हैं। दिन दहाड़े विधायक उमेश कुमार के कार्यालय में भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। वहां मौजूद उमेश समर्थकों की पिटाई करते हैं, जिसके बाद उमेश समर्थक भी उनसे भिड़ जाते हैं। दोनों ओर से पथराव होता है और तैश में आए चैंपियन दिन दहाड़े तड़ातड़ गोलियों की बरसात कर देते हैं। पथराव ज्यादा होने पर चैंपियन अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि उस दौरान वहां उमेश कुमार भी मौजूद नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद उमेश कुमार भी कार्यालय पहुंचते हैं और अपनी पिस्टल निकालकर चैंपियन की घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस और समर्थक किसी तरह उनको रोक लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया, तो विधायक उमेश कुमार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थक भी हिरासत में लिए गए हैं। ये सब आप कल से किसी न किसी माध्यम से देख भी चुके हैं, पर यहां सिर्फ एक सवाल छोड़ने के मकसद से इस खबर को हमने प्राथमिकता दी कि आखिर दोनों ही विधायक और पूर्व विधायक किस मुंह से अभी तक देवभूमि का नाम अपनी जुबान पे लेते आ रहे हैं, जबकि काम दोनों ने ही बिल्कुल फिल्मी मवालियों की माफिक कर डाले हैं। जरा सोचिए पहाड़ के वासियों, किन नेताओं को आपने अपने सर माथे बैठा लिया है और क्या सोचकर आपने अपने सर्वे सर्वा कर इन नेताओं को विधानसभा का रास्ता तय करने में मदद कर दी है। अब जिस तरह से सरेआम कानून के साथ खेल खेला गया, कानून को हाथ में लिया गया, वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस तरह के कृत्य और उनकी भाषा क्या संदेश दे रही है। सवाल यह भी है कि जितना दोष चैंपियन का है, उतना ही दोष उमेश कुमार का भी है। तो क्या कानून दोनों को दंडित कर पाएगा या फिर वही होगा जैसा आज तक होता रहा है, जमानत ले दोनों ही बाहर की ताजा हवा में सांस लेंगे। तमंचा लहराने सहित प्रदेश को गाली देने वाले पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन तो पहले भी इस तरह के विवादों से घिरे रहे, पर उन पर कार्रवाई क्या हुई ये सब जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ मौजूद विधायक हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वही विधायक हैं जो विधानसभा जैसी संवैधानिक जगह पर खड़े होकर 500 करोड़ में सरकार गिराने की बात कह रहे थे, और उनसे ना विधानसभा अध्यक्ष ना ही सरकार की तरफ से कोई प्रमाण इस दावे को लेकर मांगा गया, जबकि विधानसभा जैसे पटल पर बिना किसी प्रमाण के कोई बात कहना नियमों के विरुद्ध माना जाता है। मतलब सही मायने में देखा जाए तो उमेश कुमार ने सीधे सीधे सत्तासीन भाजपा के विधायकों पर ही उंगली उठा दी थी और पूरा विधानसभा का मंदिर खामोश रहा। होना यह चाहिए था कि उनसे तुरंत ही इस बात का जवाब मांगा जाता कि इतनी बड़ी बात वो किस आधार पर कह रहे हैं। कुल मिलाकर उस समय भी नियमों का ध्यान रखा नहीं गया।
विधानसभा अध्यक्ष तो इतने बड़े मुद्दे पर चुप रहीं, पर अब बात कानून की है। अब देखना यह है कि कानून के रखवाले इस मामले में कितना नियमों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक भाजपाई नेता है और एक प्रदेश के सबसे शक्तिशाली नेता का दोस्त, मतलब कानून की अग्नि परीक्षा है। अब इन विवादित विधायकों से हटकर उत्तराखंड के निकाय चुनाव नतीजों की तरफ चल लेते हैं, जहां तमाम पत्रकारों ने बातें तो बहुत की, पर हकीकत से शायद आपको रूबरू करवाना वो भूल गए। उत्तराखंड में 1 महीने से ज्यादा चले निकाय चुनावों का समापन कई अनोखे तो कई हैरान करने वाले नतीजों के साथ समाप्त हो गया। ये चुनाव कई मायनों में 2027 की इबारत लिखता दिखाई दिया। कई नेताओं की खिसकती जमीन और नए नेताओं के उभार इस चुनाव में देखने को मिले। इस चुनाव ने यह भी मैसेज दिया कि सिर्फ दलगत राजनीति से ही जीत हो, ऐसा अब उत्तराखंड में संभव नहीं। जिस तरह से निर्दलियों ने भाजपा और कांग्रेस को मात देकर जीत हासिल की, वो बता रहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अब राजनीतिक दलों से ज्यादा उम्मीदवार को देखकर वोट कर रहे हैं, जो एक अच्छे लोकतंत्र की तरफ एक इशारा है। तीसरे विकल्प बनने की राह पर चल रहे युवाओं के लिए भी यह चुनाव एक शुरुआत लेकर आया है। इन चुनाव नतीजों ने एक बार फिर बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अब भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने लगे हैं। निगम चुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मार ली है। 11 नगर निगमों के नतीजे बता रहे हैं कि बड़े शहरों में बीजेपी का संगठन और मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा। श्रीनगर नगर निगम को छोड़ दें तो बाकी 10 में से 9 में मेयर पद पर ट्रिपल इंजन सरपट दौड़ता नजर आया। हैरानी की बात यह रही, कांग्रेस हल्द्वानी छोड़ कहीं भी नजदीकी मुकाबले में नहीं नजर आई। बीजेपी को बड़े निगमों में मिली इस जीत से काफी राहत मिली। हल्द्वानी में जरूर अंत तक कांग्रेस मुकाबला करते दिखाई दी। निकाय चुनाव के दौरान भाजपा के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट का बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि मुझे अराजक तत्वों का वोट नहीं चाहिए। वही साफ सुथरी छवि के बावजूद ऐसे मामले में स्टैंड न लेना कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी को भारी पड़ा। बाकी सीटों पर भाजपा आसानी से जीतने में कामयाब हुई। पिथौरागढ़ नगर निगम की हार भी कांग्रेस को जरूर चुभेगी, जहां यह माना जा सकता है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से भाजपा को यह सीट गिफ्ट कर गई। जिस तरह से कांग्रेस के स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खुद का प्रत्याशी मैदान में उतारकर कांग्रेस को ही चुनौती दे डाली, वो यहां भाजपा की जीत का मुख्य कारण साबित हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पार्टी के खिलाफ काम करने वाले को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, लेकिन विधायक मयूख मेहर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पूरे चुनाव के दौरान भाजपा से ज्यादा हमले अपनी ही पार्टी पर करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ तो उनकी हमलों की एक पूरी श्रृंखला बनी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया, जो कार्यकर्ताओं के लिए भी दुविधा बना। जबकि कई मंचों पर विधायक का यह बयान भी सामने आया कि वो कांग्रेस से खुद को कब का अलग कर चुके हैं। बावजूद इसके मयूख मेहर आज भी कांग्रेस के विधायक के रूप में पार्टी में हैं। ये सब कारण भी भाजपा की जीत में सहायक साबित हुए। कुछ इसी तरह कांग्रेस का कमजोर संगठन भी हर सीट पर उनकी हार का कारण बना। इसलिए कई सीटों पर अच्छे प्रत्याशी उतारने के बाद भी कांग्रेस जीत से महरूम रह गई। यहां एक बात जो कांग्रेस के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित होती आ रही है, वो है भाजपा और कांग्रेस में एक बड़ा फर्क। बीजेपी को हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया जाता है, जबकि कांग्रेस में उलट स्थिति है। कांग्रेस नेता बेस पार्टी के तौर पर जानी जाती है। कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति में खड़े नेता अपने पीछे किसी भी चेहरे को बड़ा बनने देते नहीं। ऐसे में जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो वहां पूरी कांग्रेस खाली हो जाती है, जबकि भाजपा पीछे की लाइन में खड़े नेताओं को आगे लाने में हमेशा कांग्रेस से कई कदम आगे दिखाई देती है। जिस तरह से कांग्रेस ने बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद बुटोलों का आगे किया, इस तरह के फैसले कम देखने को मिले। जब तक कुछ ऐसे फैसले नहीं होंगे, कांग्रेस का खड़ा होना बहुत मुश्किल नजर आता है। इन सब के अलावा कांग्रेस को अपनी राजनीति करने के ढंग को बदलने की भी जरूरत है, जिसका समय आ चुका है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को अब दोबारा से खड़े करने के लिए पुराने नेताओं की जगह अब नए चेहरों पर दांव खेलना चाहिए? जिस तरह से कांग्रेस के अंदर धड़े बने हुए हैं, उससे पार्टी गर्त की तरफ बढ़ रही है। इसका उदाहरण रामनगर से ही देखने को मिला, जहां हरीश रावत और रणजीत रावत की रंजिश के चलते पार्टी को सीट ओपन करनी पड़ी। इसलिए हुआ ये कि दोनों नेता अलग अलग प्रत्याशी का समर्थन करते रहे। हालांकि हरीश रावत के समर्थित प्रत्याशी यहां जीतने में कामयाब हुए, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा काम रामनगर के पूर्व कांग्रेसी और निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके संजय नेगी ने किया। अंतिम समय में उन्होंने हरीश रावत समर्थित प्रत्याशी को समर्थन दे दिया।
माना यह जा रहा है कि संजय नेगी के समर्थन के कारण ही हाजी अकरम जीत गए। रामनगर का चुनाव रंजीत रावत के लिए कई संदेश लेकर आया है। जिस तरह से उनका प्रत्याशी औंधे मुंह गिरा, वो बताता है कि रंजीत रावत के दिन अब शायद रामनगर में लद गए हैं। संजय नेगी जिस तरह से रामनगर की राजनीति में हावी हो चुके हैं, उससे रणजीत रावत के साथ साथ भाजपा को भी नेगी से पार पाना इतना आसान होने वाला नहीं है। अब एक और सीट की बात कर लेते हैं जहां उत्तराखंड के इतिहास का सबसे रोचक मुकाबला हुआ। तीर्थ नगरी ऋषिकेश, जहां भाजपा को निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर ने दिन में तारे दिखा दिए। वोटिंग के दिन हुए बवाल और फिर मतगणना के दिन पत्थरबाजी के बीच भले बीजेपी इस सीट को 1800 के मार्जिन से जीतने में कामयाब हो पाई, लेकिन जिस तरह से लोगों की भावनाएं मास्टर के लिए उमड़ी, उसने अंतिम समय तक भाजपा को मुश्किल में डाले रखा। देर रात तक आए परिणाम के बीच मतगणना स्थल पर खूब ड्रामा चला, लेकिन आखिरकार कई मशक्कतों के बाद यह चुनाव भाजपा अपनी झोली में डालने में कामयाब हुई। लेकिन इस सीट पर जिस तरह मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की साख दांव पर लगी हुई थी, उसे भले वो बचाने में इस समय कामयाब हो गए, लेकिन जिस तरह से चुनाव में उनको कई जगह भारी विरोध का सामना करना पड़ा, वो ये संकेत साफ साफ दे रहा है कि अब प्रेमचंद्र के लिए आगे की राहें आसान नहीं हैं। भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिमरी ने जिस तरह से मास्टर के पक्ष में माहौल बनाया, वो भी बीजेपी संगठन और मंत्री के सामने वो काबिले तारीफ था। भले ये चुनाव भाजपा जीत गई, लेकिन ऋषिकेश के चुनाव ने कई मैसेज जरूर दिए हैं जिनका असर भविष्य की राजनीति में देखा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मास्टर की हार से मंत्री को राहत मिली या एक नई चुनौती सामने खड़ी हो गई। अब हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मंत्री प्रेमचंद्र के सामने एक बार फिर मास्टर की चुनौती सामने हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ऋषिकेश का चुनावी माहौल सरगर्मी से भरा होगा। जैसे मास्टर के लिए उनकी टीम ने चुनाव लड़ा है, वो भविष्य में प्रेमचंद्र अग्रवाल के सामने एक बड़ी कठिन चुनौती भी हो सकता है, और इसका पूरा श्रेय मोहित डिमरी और उनकी टीम को भी जाता है, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ बता दिया कि हम भी किसी बड़े दल से कम नहीं। इसके अतिरिक्त बीजेपी के एक मंत्री और हैं जिनके लिए चुनाव सबक लेने वाला रहा, जिसके नतीजे निश्चित रूप से उनको भविष्य की राजनीति पर असर डालने के लिए काफी होंगे। हम बात कर रहे हैं मंत्री धन सिंह रावत की, जहां उनको अपनी विधानसभा के अंदर जोरदार झटका लगा है। उनकी विधानसभा के अंदर एक नगर निगम और एक नगर पंचायत में भाजपा की करारी हार हुई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर नगर निगम में जहां पहले सामान्य सीट के तौर पर रखा गया था, जिसके बाद कई दावेदार सामने आते हैं। दावेदारों की संख्या को देखते हुए और पार्टी के अंदर नाराजगी ना हो, इसके लिए बाद में सीट को महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया। भाजपा ने जैसे ही एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए आशा उपाध्याय को टिकट दिया, वैसे ही भाजपा में नाराजगी बढ़ती चली गई। हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान रखने वाले भाजपा के ही लखपत भंडारी ने अपनी पत्नी आरती भंडारी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी भी निर्दलीय मैदान में उतर चुकी थी। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, लखपत भंडारी ने चुनावी तैयारियों में मंत्री धन सिंह रावत को जिस तरह निशाने पर रखा, उससे भाजपा का एक बड़ा तबका भाजपा से छिटकता गया। वो चाहे 2 लाख में ट्रांसफर हो या मेले के आयोजन में हुई धांधली के आरोप हो। इसके अलावा भाजपा का कट्टर हिंदू वोटर भी लखपत के साथ चला गया। खबर तो यह भी है कि अंदर खाने मंत्री के इस फैसले के खिलाफ पार्टी में ही असंतोष था, जिसका फायदा लखपत को मिला। महिलाओं ने जिस तरह भाजपा से अलग होकर लखपत भंडारी का साथ दिया, उसने भी भाजपा की हार की पटकथा लिख दी। यह हार मंत्री धन सिंह की भी बड़ी हार इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे चुनाव में यहां डेरा डाले रखा, उसके बाद भी सीट को हार से बचा नहीं पाए। साथ ही अपने गृह क्षेत्र थलीसैंण नगर पंचायत से भी भाजपा का सफाया हो गया। पौड़ी से भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। कुल मिलाकर इस चुनाव ने मंत्री धन सिंह रावत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब आने वाले भविष्य में उनकी चुनौती गणेश गोदियाल से पार पाने की है। वैसे नगर निगम में भाजपा जीत से भले ही उत्साहित हो, लेकिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नतीजे उसके लिए काफी चौंकाने वाले हैं। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह कांग्रेस और निर्दलीय ने जीत का स्वाद चखा है, वो बता रहा है कि पहाड़ में भाजपा का जनाधार गिरा है। पौड़ी में बागी की जीत ने स्थानीय भाजपा विधायक के खिलाफ जनता की नाराजगी भी जाहिर कर दी है। इसके अलावा सतपुली नगर पंचायत में कांग्रेस के जितेंद्र चौहान ने जीत का परचम लहराते हुए मंत्री सतपाल महाराज की बेचैनी बढ़ा दी है। रुद्रप्रयाग में निर्दलीय व अगस्त मुनि में कांग्रेस की जीत स्थानीय विधायक भरत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
गैरसैंण में कांग्रेस की जीत भाजपा के गैरसैंण के विकास के दावों की हार दर्शा रही है। मुनि की रेती में निर्दलीय नीलम बिजड़मान की जीत ने वन मंत्री सुबोध उनियाल के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। थराली में कांग्रेस की जीत ने स्थानीय भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बड़कोट में निर्दलीय विनोद डोभाल की जीत भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। गढ़वाल के 5 जिलों की नगर पालिकाओं में निर्दलियों का जलवा रहा। 16 नगर पालिका सीटों में से निर्दलियों ने 8 पर जीत दर्ज की, वहीं भाजपा 5 और कांग्रेस 3 को ही जीत सकी। जबकि नगर पंचायत की जंग में भाजपा कांग्रेस में कड़ा मुकाबला रहा। 21 नगर पंचायत सीटों में से 9 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। चमोली जिले में नगर पालिका की 4 सीटों में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि पंचायत की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय विजेता रहे। चमोली में कर्णप्रयाग पालिका सीट पर पूर्व विधायक के बेटे गणेश चंद्र शाह ने जीत दर्ज की, जबकि पंचायत की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय विजेता रहे। चमोली में कर्णप्रयाग पालिका सीट पर पूर्व विधायक के बेटे गणेश चंद्र शाह ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला के गृह क्षेत्र पोखरी नगर पंचायत से निर्दलीय सोहन लाल ने जीत दर्ज की। निकाय चुनाव में भाजपा के चुनावी रथ के सारथी बने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जोशीमठ नगर पालिका में सत्तारूढ़ दल की पराजय से झटका लगा है। भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। जोशीमठ इसी विधानसभा का हिस्सा है। पूरे चमोली जिले में प्रचार की कमान भट्ट ने खुद संभाल रखी थी, लेकिन जिले में पार्टी को कर्णप्रयाग और गोपेश्वर नगर पालिका में ही जीत नसीब हुई। पीपलकोटी, पोखरी, थराली, नंदप्रयाग, गैरसैंण, गोचर और नंदानगर नगर पंचायत में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस और निर्दलियों ने भाजपा को जबरदस्त तरीके से हराया। टिहरी जिले में भी 6 नगर पंचायत और 4 नगर पालिका हैं। इनमें 5 नगर पंचायतें तपोवन, घनसाली, चमियाला, लंबगांव और कीर्ति नगर में भाजपा के उम्मीदवार जीते। वहीं गजा में निर्दलीय ने जीत दर्ज की, जबकि 2 नगर पालिका नई टिहरी और मुनि की रेती में निर्दलियों का कब्जा रहा। चंबा में भाजपा जीती, जबकि देवप्रयाग में भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी। उत्तरकाशी जिले में नौगांव में भाजपा जीती है। 4 नगर पालिकाओं में बाड़ाहाट, चिन्यालीसोड़, बड़कोट में निर्दलीय और पुरोला में कांग्रेस जीती है। मतलब यहां भाजपा खाते भी नहीं खोल पाई। पौड़ी में 7 निकायों में 5 सीटों पर कांग्रेस व निर्दलियों का दबदबा रहा। कुल मिलाकर गढ़वाल के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने के साथ साथ चिंता का विषय भी है, क्योंकि इस विपरीत चुनावी नतीजों को जनता की ओर से भविष्य के लिए अलर्ट भी माना जा रहा है। साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल कई निकायों में पार्टी ने जिन प्रत्याशियों पर दांव लगाया, वे जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। पहले से तैयारी कर रहे जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत ने टिकट आवंटन को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। आधा दर्जन निकाय ऐसे हैं जहां पार्टी को प्रत्याशियों के गलत चुनाव के कारण पराजय का सामना करना पड़ा। बात कुमाऊं की करें तो वहां भी भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। नैनीताल की सभी सीटें कांग्रेस की झोली में चली गईं। रामनगर में भी 2-2 प्रत्याशी होने के बाद भी कांग्रेस की ही जीत मानी जाएगी। चिन्यालीसोड़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अरुण रावत ने जीत दर्ज की। यहां भाजपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई और भाजपा के प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। द्वाराहाट नगर पंचायत में कांग्रेस की लक्ष्मी आर्या ने जीत हासिल की, जबकि नगर पंचायत चौखुटिया में भाजपा की रेवती देवी ने कांग्रेस को पराजित किया। कांग्रेस ने नैनीताल, भिवाली और भीमताल में भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया। किशन और बिशन सिंह की जोड़ी भी डीडी हाट में भाजपा की नैया पार नहीं लगा सकी, जबकि कांग्रेस ने 15 साल का सूखा पार करने में कामयाबी हासिल की। डीडी हाट निकाय में सामने आए परिणाम की भी हर तरफ चर्चा है। लंबे समय तक कट्टर प्रतिद्वंदी रहे ये जोड़ी इन निकाय चुनावों में साथ खड़ी हो गई, तो यहां भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी। आखिरकार जनता जनार्दन ने दोनों की जोड़ी को नकारते हुए अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस की झोली में डाल दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी जिस समय तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक 100 नगर निकाय में 97 के परिणाम सामने आ चुके हैं। इनमें से 90 सीटों का रिजल्ट जारी किया गया है। 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को 27 अध्यक्ष पद मिले हैं। निर्दलियों ने 26 पदों पर कब्जा जमाया है। वहीं 2 अध्यक्ष पदों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है।
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में सभासद पार्षदों के 1282 सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलियों को बड़ी बढ़त मिली है। इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो नगर निगमों को छोड़ पालिकाओं और पंचायत में कांग्रेस भाजपा को बराबरी की टक्कर देती दिखाई दे रही है। इससे ये कहना कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव बिल्कुल ही निराशाजनक रहा, ये सही नहीं होगा। हालांकि बड़े नगर निगम जरूर कांग्रेस के हाथ से छिटक गए हैं, जो उनके लिए चिंता का विषय भी हैं। इस निकाय चुनाव में एक महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है, जिस पर शायद ही किसी ने ज्यादा गौर किया हो, और वो है बॉबी पवार और उनसे जुड़े युवा, जिनकी इस चुनाव में क्या भूमिका रही उस पर शायद किसी की नजर गई नहीं। लेकिन आंकड़ों सहित हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव में किस तरह तीसरा विकल्प बनने की राह पर चल रहे इन युवाओं ने शानदार शुरुआत की है, जो भविष्य की राजनीति किस तरफ करवट लेगी उसकी तरफ एक इशारा भी है। सबसे पहले नगर पंचायत गजा की बात करें तो यहां 4 वार्ड थे। चारों में बेरोजगार संघ समर्थित प्रत्याशी निर्दलीय रूप से जीत कर आए हैं और अध्यक्ष पद पर भी उन्हीं का प्रत्याशी जीता है। नगर पंचायत मुनस्यारी में 7 वार्डों में से 6 वार्ड पर बेरोजगार संघ से जुड़े लोगों ने कब्जा किया है, जबकि अध्यक्ष पद पर भी जीत दर्ज कर उन्होंने कांग्रेस विधायक हरीश धामी को झटका दे दिया है। इसके अलावा नगर पालिका रुद्रप्रयाग में भी बेरोजगार संघ समर्थित अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए। इसके अतिरिक्त चिन्याली सोन में भी अध्यक्ष मनोज कोहली, जो बेरोजगार संघ के ही टीम से हैं, उनको जीत मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जहां ज्यादातर लोग अन्य पार्टियां छोड़ बीजेपी की तरफ भाग रहे थे, उस समय मनोज कोहली ने भाजपा से इस्तीफा देकर टीम बॉबी के साथ काम किया, जिस कारण इस बार बॉबी ने भी उनके लिए प्रचार किया और जीत दिलाने में कामयाब हुए। और अब उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी बॉबी पवार शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोटद्वार में भी बॉबी पवार ने कई पार्षदों का प्रचार किया था। वहां भी उनके द्वारा समर्थित 8 प्रत्याशी जीत कर सामने आए हैं। ये तो वो सीट है जहां बॉबी खुद प्रचार करने गए थे। इसके अलावा भी कई सीट पर उनके समर्थक जीत कर आए हैं, जिनका प्रचार बॉबी ने वीडियो के माध्यम से किया या उनकी टीम के लोगों ने किया। इनमें सबसे प्रमुख नगर पंचायत सेलाकुई है, जहां उनके समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए। कई जगहों पर वो प्रत्याशी जीत कर आए जहां उनको बेरोजगार संघ का अंदरूनी तौर पर समर्थन प्राप्त था। इस सब के अतिरिक्त कुछ जगहों पर उनके प्रत्याशी हार के बाद भी कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुए, जिसमें कर्णप्रयाग, डीडीहाट, बेरीनाग और गोपेश्वर के अध्यक्ष प्रत्याशी रहे, जहां हार का अंतर बहुत ही मामूली रहा। ऋषिकेश में मास्टर का भी उन्होंने प्रचार किया, तो नतीजा सबके सामने है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव ने तीसरे विकल्प बनने की उनकी आशाओं को नई ऊर्जा दी है, साथ ही भविष्य की राजनीति की तरफ भी इशारा कर दिया है। बीजेपी से जुड़ना मतलब जीत पक्की होना। कहने के इस दौर में भी भाजपा से बेरोजगार संघ में गए नेता अगर जीत कर आते हैं तो ये बताता है कि बॉबी पवार और उनकी टीम किस कदर इस प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। ये संकेत भी है 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कि अब इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन चुनावों में जीत कर आए उनके प्रत्याशियों से ये संदेश उन लोगों के लिए है जो केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों के बाद बॉबी पवार पर आरोप लगा रहे थे कि उनके कारण कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की जीत हुई। इतनी संख्या में जीत कर आए उनके समर्थित प्रत्याशी ये साफ बता रहे हैं कि वो केवल वोट कटवा नहीं बल्कि दोनों पार्टियों को हराकर जीत दर्ज भी कर सकते हैं। निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में जरूर एक बड़ा अंतर होता है, लेकिन अब सिर्फ ये कहना कि ये छोटा चुनाव था इसलिए वो जीतने में कामयाब हुए, वो फिर एक बड़ी गलती होगी। क्योंकि कुछ ऐसा ही लोकसभा में भी कहा जा रहा था कि बॉबी पवार 15,000 वोट तक ही सीमित हो जाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो सबने देखा कि किस तरह से 5 विधानसभाओं में बॉबी पवार ने न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी मात दी। कुल मिलाकर बॉबी पवार और उनके साथी अब हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरे हैं। अब उनको अनदेखा करना भाजपा और कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, पर एक चिंता और है भाजपा के लिए, जिस पर शायद अभी तक उनके संगठन या फिर सरकार का ध्यान गया नहीं। वह है प्रदेश की ग्रामीण पट्टी, जिनको कट्टर मोदी समर्थक भी माना जाता रहा है। वहां भाजपा को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, फिर चाहे वो कांग्रेस से हो या निर्दलीय से हो, टीम बॉबी पवार और टीम मोहित डिमरी से हो, वहां महिलाओं सहित उनके वोट बैंक पर करारा प्रहार हुआ है। ये चुनावी नतीजे खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। पहाड़ के अधिकतर इलाकों में मोदी फैक्टर को सर्वप्रथम मानने वाली भाजपा को यहां हर तरफ हार का सामना करना पड़ा। ऊपर दिए गए आंकड़ों को ठीक से देखें, समझें, हकीकत बिल्कुल सामने होगी, जो कही गई बात की पुष्टि करने के लिए काफी है। और अंत में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख कर लेते हैं।
आज से यूसीसी के पोर्टल और नियमावली के लोकार्पण के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आज से उत्तराखंड प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया है। हल्द्वानी में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ खेलों की शुरुआत हो गई है। अब 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे। एक अन्य खबर उत्तरकाशी से भी आई है, जहां मोरी में सावड़ी गांव में देर रात भीषण अग्निकांड हो गया। यहां अचानक एक घर में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने एक एक कर कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घर लकड़ी के बने थे, इसलिए आग और फैल गई। इस दौरान गांव में पानी न होने के कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया, जिस वजह से 9 घर जलकर खाक हो गए। वहीं हादसे में एक महिला की जान भी चली गई। तो चलिए, हकीकत थोड़ा देर से ही सही आपको पता तो चले, इसी आशय से इन तमाम खबरों के साथ हम थोड़ा देर से ही सही पर पूरे आंकड़ों और सच्चाई के साथ आपके सामने आए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि देर भले हो जाए पर हर खबर झूठ के पर्दे से निकलकर आपके सामने साफ गोई से आए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।